फिर फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन ही हो तो पढ़ेंगे। अभी आज और क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। आज भी अभी मैं नोट्स का कराने वाली थी, लेकिन वो दिख नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरे को बताना। चलो क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते चलो ना बेटा। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ मैं इतना ज्यादा, क्योंकि अभी अपन के पास टाइम है। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से आपको 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ से, कनेक्टेड, और मैं डिफरेंस भी लिखवाऊंगी बेटा कुछ कुछ का, ठीक है। विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इज। बताओ क्या हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सेल बायोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन है आपका कैरियोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है आपका साइटोमेट्री। ये कलर तो क्लियर दिख रहा होगा। चलो बताओ क्या हो सकता है। हाँ, 3 चीजें अपन को जानने को मिलेगा। ठीक है शशांक, मैं फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करूंगी ना, तो अपन एक लेक्चर ही हुआ है उसमें, 1 या 2 लेक्चर ही हुए हैं। मैं जब स्टार्ट करूंगी ना, तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मैं बस इंट्रो दी थी, उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे कंटेंट बताई थी, और कुछ किंगडम्स के बारे में बताई थी। तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगी, ओके। तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, सेल बायोलॉजी। ओके, राइट आंसर क्या है बेटा इसका, सेल बायोलॉजी होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन कैरियोलॉजी के बारे में। यू नो दैट कैरियोलॉजी का क्या मतलब होता है। कैरियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं बताओ। ऑप्शन 1 ओके शशांक, सेल बायोलॉजी। कैरियोलॉजी में अपन किसका स्टडी करते हैं, सर्च नहीं करना है। आप लोग चीटिंग करते हो ऐसा क्यों लगता है मेरे को। कैरियोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, गुड गुड शशांक। कैरियोलॉजी में अपन न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं। एंड साइटोमेट्री में किसका स्टडी करते हैं बताओ। साइटोमेट्री किसी को पता है, उसका नहीं पता, ओके। साइटो पता, क्या बोल रहे हो वसुधा। साइटोप्लाज्म, हाँ मतलब एक तरह से बोल सकते हो, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सेल का जो साइज होता है, ठीक है, साइज ऑफ सेल, ठीक है, साइज हो गया इसका, जो इसके नंबर्स हो गए, ठीक है। और हाँ साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, साइज में उसका रोल है, ठीक है। और इसका जो भी मतलब विशेषता जो भी इसके बारे में होता है, उसी का ही अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी आता कैरियोलॉजी और सेल बायोलॉजी, एंड इसको एक चीज और बोलते हैं, एक आता है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी में अपन सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोल्जी बॉडी की बात हो रही है। इज एब्सेंट इन, एब्सेंट बोल रहा है ना, नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट बोल रहा है। ऑप्शन देखो, ए है प्रोकैरियोट्स, बी है, इसमें भी अपन बहुत कुछ समझेंगे अभी, ठीक है।
these cells and red blood corpuscles of mammals. ऑप्शन सी है sperms of bryophytes, sperms of bryophytes and pteridophytes. इसमें पी साइलेंट रहता है तो ठीक है, pteridophytes. एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल द, बताओ क्या होगा? प्रोकैरियोट्स वसुधा का आंसर है। और आप बताओ शशांक क्या होगा? सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। बेटा ऑप्शन देखो एक बार और पढ़ो, फिर से बताओ। वसुधा एंड शशांक बताओ। गोल्जी अपीयरेंस मतलब गोल्जी बॉडी जो है इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, लीफ सेल्स एंड रेड ब्लड कार्पल्स ऑफ मैमल्स, मतलब ब्लड को बोल रहा है, रेड ब्लड सेल को, ठीक है। स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड बायोफाइट्स के स्पर्म्स को बोल रहा है एंड ऑल ऑफ द। वेरी गुड शशांक, इसका आंसर है, आंसर सॉरी टी। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पे। प्रोकैरियोट्स पे तो नहीं होता, हम जानते ही हैं, ठीक है। इसमें भी नहीं, ठीक है। अब ये आंसर तो सही है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं रेड ब्लड कार्पल्स, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका सीधा सीधा किससे बात हो रहा है? रेड कलर में लिख रही हूँ मैं, रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स से बात हो रहा है। और रेड ब्लड सेल के बारे में मैं क्या बताई थी, शायद आप लोगों को बताई थी या नहीं पता नहीं। ब्लड के बारे में हम बात करें तो याद है जब से सबसे फर्स्ट स्लाइड में लेके आई थी सेल चैप्टर का, उसमें अपन देखे थे, ठीक है। रेड ब्लड सेल, सबसे पहली बात तो रेड ब्लड सेल के बारे में मैं बताई थी। तो रेड ब्लड सेल में एक चीज और एब्सेंट रहता है, क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, किसमें? रेड ब्लड सेल में, ठीक है। एक यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछता है कि रेड ब्लड सेल में एब्सेंट रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस। ये भी पूछ देता है कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट रहता है, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट रहता है बेटा, आप लोगों के 11th में आप लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में भी पढ़ोगे, हार्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब जैसे कि ऐसा गोल सा रहता है, चपटा हुआ रहेगा, ब्लड कार्पल्स, ठीक है। जैसे अपन मैं उसी को समझती हूँ, जस्ट एग्जांपल, जैसे चोकोस खाते हैं ना, गोल वाला जो आता है और बीच से ऐसे पिचका हुआ रहता है, ठीक है, कुछ उस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो जो रेड ब्लड कार्पल्स है उसको क्या करना है, देखो बेटा, ब्लड को एक चीज ये बताओ, बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे ब्लड नहीं, मतलब हमारे बॉडी में सभी जगह ब्लड का फ्लो है, ठीक है। अब सभी समझना इस बात को, सभी जगह ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेन्स की, ठीक है, अब जो अगर हम बात करें किसकी, ब्रेन, ब्रेन के जो वेन्स होते हैं बेटा, ब्रेन के वेन्स क्या, तो बहुत पतले पतले होते हैं, वहां से भी ब्लड को क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। बहुत पतले पतली नस होती है, ठीक है, उसमें से ब्लड को जाना है, ठीक है। इतने सारे नस है, एक पाइप की तरह ही तो काम कर रहा है, पाइप में पानी जाता है, पाइप में वाटर जाता है, वैसे ही क्या हो रहा है, नस में ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर मान लो हमारा क्वेश्चन क्या था कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, ठीक है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और आप लोगों के इधर के भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा। एक चीज जान लो कि अगर ब्लड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहा, सपोज, ठीक है, अगर ब्लड में, थोड़ा सा मैं स्लाइड हटाती हूँ, अगर ब्लड में मान लो क्या रहा, न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहा, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लड का सेल्स है, मान लो इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस को क्या चाहिए,
तो भी तो खाना चाहिए ना, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होंगे। और इसी कारण से देखना, जब डीएनए टेस्ट होता है, देखो एक चीज और जान लो, एक फैक्ट, कि जब ब्लड का जब डीएनए टेस्ट करना होता है, ओके, डीएनए टेस्ट करना होता है, तो सिर्फ ब्लड से अपन डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, और न्यूक्लियस नहीं रहेगा मतलब सीधी सी बात क्या है, वहां पे जेनेटिक मटेरियल भी हमको नहीं मिलेंगे, तो अपन कैसे डीएनए का टेस्ट कर पाएंगे, कैसे, हाउ, है ना। इसी वजह से अब दूसरा चीज देखो, अगर मान लो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहा, फिलहाल हम इस टॉपिक पे जाते हैं, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहा तो वो भी अपना एक जगह लेगा, अपना क्या लेगा, एक स्पेस लेगा, ठीक है। उसको भी जगह चाहिए ना, अगर सेल में न्यूक्लियस है तो भैया सेल में उसको भी जगह चाहिए। और रेड ब्लड सेल इतने सारे हैं, पूरे ब्लड है, सब जा रहा है, ठीक है, हमारा बॉडी इतने सारे सेल से मिलके बना है, सेल सेल बहुत सारे सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे ही क्या होंगे, रेड ब्लड सेल भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल छोटे छोटे एकदम पतले पतले क्या नस से वेन से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टरी वेन सब, दिमाग का जो है, ब्रेन के एकदम पतला पतला होता है, यहाँ पे जा रहा है। अब मान लो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ब्लड में, ठीक है। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब सीधी सी बात है, वो अपना स्पेस लेगा, ठीक है। अब अगर वो कहीं पे जाता है, नस में है ना, जाता है, और वहां पे ब्लॉकेज होने के चांसेस है, कैसे, देखो कैसे समझाओ, हाँ, जैसे कि ब्लड जा रहा है, ठीक है, अब मतलब वो क्या एकदम पतले पतले, मतलब एकदम जैसे मोटे मोटे पतले, बस सब करके, अब एकदम पतला पतला वेन्स है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, ब्लड को फ्लो करना है, जाना है। अब वो अपना स्पेस लेगा, तो मतलब वहां पे ब्लड इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। अगर पानी में कुछ कंकड़ पत्थर है, या कंकड़ पत्थर अलग मैटर हो गया, पर क्या हो गया, न्यूक्लियस अपना जगह ले, तो ब्लड पतले पतले नस में जाना है, उसको फ्लो करना है, उस टाइम पे क्या हो सकता है, ब्लॉकेज का स्थिति बन सकता है, वहां पे ब्लॉकेज हो सकती है, क्लियर। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि ब्लड ब्लड को क्या चाहिए, अपना न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड को अपना ताकत चाहिए। देखो अपन क्या करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ये, अपन क्या करते हैं, O2 लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो O2 जब लेते हैं तो हार्ट की बात आ गई, अब हार्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा लंग्स क्या करता है, कैसे आप हार्ट में पढ़ोगे कि CO2 कैसे जाता है, O2 कैसे एंटर करता है, ठीक है। तो हमारा लंग सीधी सी बात O2 को अंदर भेजेगा, और CO2 को क्या करेगा, बाहर भेजेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, अब ब्लड में भी क्या रहेगा, CO2 O2 दोनों रहेंगे, पर जब बोलते हैं ना इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें CO2 प्रेजेंट रहेगा। प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें O2 प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, उसको प्योर ब्लड। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब वो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। अब मान लो न्यूक्लियस है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, कुछ ऑक्सीजन का यूज क्या करेगा, ब्लड का सॉरी न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। अब उसको खाना चाहिए, अपन जो भी खाते हैं प्रोटीन वगैरह 50% ब्लड में रहता है, ठीक है। अब उस खाना, जो खाना वो खा रहा है, उसका न्यूट्रिशन, उसको भी क्या करेगा, न्यूक्लियस लेगा, अरे भैया खाना चाहिए, वो भी लेगा। अब ये भी आ गए, ठीक है। तो अब ब्लड को ऑलरेडी, ब्लड सेल को क्या करना है, छोटे छोटे वेन्स से फ्लो करना है, पूरे बॉडी में वो फ्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ब्लड का, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन भी ले रहा है, उसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन भी ले रहा है, सारी चीजें, तो एनर्जी भी, तो उसको भी तो मतलब उसका कहीं ना कहीं एनर्जी ले रहा है, ठीक है। अब ब्लड को क्या करना है, अपने स्पीड में जाना है, कितने की स्पीड से, 80-120, ठीक है। बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 से 120 तक होता है, 80 टू 120 तक होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसमें दिक्कत आएगा, उसको छोटे छोटे वेन्स से जाने में दिक्कत आएगा, उसको जो है खाना मतलब उसका न्यूट्रिशन को उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे रीजंस के कारण क्या रहते हैं आपके, यस क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक चीज और है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कई लोगों का क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, क्या नहीं मतलब ये ब्लड, ये चैप्टर में ना, ब्लड का जब चैप्टर पढ़ोगे ना, मतलब दिया पोर्शन कम है, पर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी ब्लड को। आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कब आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं लगता, उसमें ब्लड यहाँ से रिलेटेड आपको किसकी कमी है, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा आलस लगता है तो किसकी कमी, क्या कितना होना चाहिए इसका, 1,50,000 एक नंबर्स होते हैं, ये सारे चीजों को मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल उधर मत जाओ, क्योंकि हम लोग को पूरा ब्लड टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्यों नहीं रहते, इसका ये कारण है, ठीक है। इसी वजह से इसमें न्यूक्लियस क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल मतलब सीधा ब्लड की ही बात हो रही है, ये चीजें आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है।
चलो अगर नॉर्मल हार्ट की मैं बात करूं, चलो एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, अगर आप बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, क्या आप लोगों को पता है कि हार्ट का वेट कितना होता है? हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, कोई बताएगा? मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल एडल्ट मतलब एकदम नॉर्मल पर्सन की बात कर रही, लड़का लड़की फीमेल मेल ऐसा कुछ नहीं बोल रही। नॉर्मल अगर हम हार्ट का वेट देखें तो कितना होगा? बताओ, किसी को पता है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। 357। हम अगर नॉर्मली निकाले एवरेज, एवरेज में होता है 300 ग्राम। ठीक है, टच करते हुए ही, ठीक है। हाँ, एवरेज अगर हम देखें तो 300 ग्राम होता है क्या क्या हार्ट का वेट, हार्ट का वेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें हार्ट का वेट और 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है हार्ट बीट कितने बार होता है? अगर मैं बात करूं 1 मिनट में हार्ट बीट, 1 मिनट में दिल कितने बार धड़कता है, 1 मिनट में हार्ट बीट कितने टाइम होता है, बताओ? 1 मिनट में हार्ट बीट कितने टाइम होता है, बताओ? 1 मिनट में जो हार्ट बीट होता है, अरे नहीं पता रहता तो नो लिख के भेज दिया करो ना तुरंत। 1 मिनट में जो हार्ट बीट, नहीं पता आप लोग? 1 मिनट में दिल कितने बार धड़कता है? लब 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 डब लब डब, डॉक्टर सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। बेटा आप लोग क्लास में हो ना? कितने बार होता है बताओ? नहीं पता? 72 टाइम्स। अगर हम बात करें हार्ट की, तो 1 मिनट में हार्ट बीट कितने बार होता है? 72 टाइम्स। अगर आप लोग क्लास में हो, क्लास में ध्यान है तो मेरे को अभी यस लिख कर भेजो, चैट में यस बोलो वसुधा एंड शशांक, चैट में यस लिख के भेजो। तो अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो नो बोल दो ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं बताऊं, ठीक है। तो 1 मिनट हार्ट बीट कितने बार होता है? 72 टाइम्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, एक बार जो हार्ट बीट होता है, 1 हार्ट बीट मतलब एक बार जो लब डब होता है, ठीक है। एक बार अगर की मैं बात करूं तो कितना होता है, कितना ml ब्लड जो पूरे हार्ट से फ्लो होता होगा, कितना ml? 70 ml। अगर एक बार हार्ट बीट हो रहा है मतलब लब डब एक ही बार हो रहा है, ठीक है, तो वहां कितना ब्लड फ्लो करता है? लगभग 70 ml। और हमारे पूरे बॉडी में कितने ब्लड रहते हैं? पूरे बॉडी में अगर मैं बात करूं तो पूरे बॉडी में हमारे लगभग 5000 ml ब्लड रहते हैं, ठीक है। 5000 ml ब्लड रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो 1 मिनट हार्ट बीट इंटू 1 हार्ट बीट, ओके, मतलब एक बार हार्ट बीट हुआ। 1 मिनट हार्ट बीट और 1 हार्ट बीट को मैं अगर इंटू करूँ तो क्या होगा? 1 मिनट हार्ट मतलब 72 टाइम्स इंटू 70, 70 ml होता है ना। बताओ कितना आएगा आंसर? मैथ्स पढ़ रहे? 5040 ml, मतलब 1 मिनट में पूरे, देखो बहुत बड़ा चीज बता रहे, पूरे 1 मिनट में, 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है नॉर्मल, अगर मैं इंसान की बात करूं नॉर्मल ह्यूमन की, और एक बार में 70 ml ब्लड को फ्लो कराता है। मतलब एक एक मिनट में, 1 मिनट में जो है वो पूरे ब्लड को, बॉडी के पूरे ब्लड को क्या करता है? हार्ट से फ्लो होता है पूरा ब्लड। मतलब समझ जाओ, 5040 लगभग 5000 ब्लड रहता है, बोली ना मैं, पूरे बॉडी में। समझ आया कि नहीं है कॉन्सेप्ट? यस और नो मैसेज करो, नहीं तो फिर एक बार और समझाओ। समझ आया या नहीं? यस और नो में मैसेज दो। ओके शशांक, ओके वसुधा। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लो।
चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपन हार्ड टॉपिक में घुस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was coined by, बताओ किसी को पता है? स्ट्रेसबर्गर, फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है बेंदा एंड ऑप्शन डी है आपका पॉलीकर, नॉट कोकिला बैन, पॉलीकर। ओके, बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी नहीं होगा, फिर से सोचो, बताओ। शशांक बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन बी भी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिलहाल तो हार्ट के बारे में समझ गए ना। डिफरेंस लिखवा रही हूँ कुछ, उसको लिख लो आप लोग मेरे साथ साथ। एस ई आर और आर ई आर, एस ई आर एंड आर ई आर मतलब रफ इंडोप्लाज्म, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अपन क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एस ई आर एंड आर ई आर मैं लिख देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन एस ई आर एंड आर ई आर। ओके, चलो लिखो। नोट करते चलो बेटा, नोट्स। एस सी आर डज नॉट bear ribosomes over the surface of its membranes। आप लोग नोट कर रहे हो ना? नोट करते चलो। फर्स्ट है इसका आर ई आर। नोट्स कंप्लीट होना चाहिए ना, नोट्स करते चलो, याद करते चलो। Ribosomes attached to its membrane। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं रहता ना राइबोसोम अटैच, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। ठीक है, it is engaged in the synthesis of glycogen, lipids and
स्टेरॉइड्स। सेकेंड है इसमें रेटिकुलम, रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन द, बेटा नोट्स है, आप लोग नोट्स करते चलो, नोट है आप लोग नोट करते चलो बेटा। जो मैं स्लाइड बनाई हूँ वो आप लोगों को मिलेगा, ये जो लिख रही हूँ ना ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसको अभी नोट करते चलो क्लास में। प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, फर्स्ट हो गया ना, दिख रहा है। थर्ड है आपका, इट इज मेनली formed of vesicles and tubules, इसमें थर्ड होगा। कम से कम 5 तो पता ही होने चाहिए ना आप लोगों को इसका आंसर। जस्ट नेम फॉर ऑफ दिख रहा है ना। मुझे नहीं पता आप लोग नोट कर रहे हो या नहीं, पर नोट करते चलो। क्योंकि कम से कम 5 ऑप्शन पता होने चाहिए, इसमें 10 है, कम से कम 5-6 मैं लिखवा देती हूँ। ओके, आप लोग का टेस्ट भी रखा होंगे, मैं आप जल्द ही रेगुलर हो आप लोग, फिर टेस्ट रखाती हूँ, ठीक है। ये याद होना चाहिए, कल पूछूंगी। ओके, फिफ्थ ऑप्शन है, यानी फिफ्थ पॉइंट है, इट हैज एंजाइम्स फॉर the same एक ऑप्शन और लिख लेते हैं बेटा अपन, सिक्स base of दिख रहा है ना आप लोगों को, हो रहा है provided by SCR। ओके, एंड इसमें 6 ऑप्शन है, it provides biochemicals for for
आप नोट कर रहे हो ना? कम से कम 6 ऑप्शन लिख लो, है ना? कम से कम 6 ऑप्शन तो लिख ही लो, ठीक है। हम्म, याद करते चलना ये सब, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंस बताती हूँ। outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane. This difference between outer and inner mitochondrial membrane, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसमें आउटर एंड इनर का अपन देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ऊपर का हो गया ना, इधर नोट करते चलो, नहीं हो रहेगा तो बताना, ओके। स्क्रीनशॉट ले रहे हो अच्छी बात है, पर लिखते भी चलना है साथ में मेरे, ओके। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑप्शन है ये आउटर का है ना, आउटर वाला है ये, और इधर वाला है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर। पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना इतने में, ठीक है। ये स्मूथ रहेगा और ये कैसा रहेगा? it contains it contains a number of particles, okay, it contain a number of particles। सेकंड ऑप्शन है it bears it bears porins, और पोरेंस का देखना, डायग्राम में मैं समझाई थी उसके बारे में। प्रोटीन लाइन चैनल्स, इसमें सेकंड ऑप्शन है आपका it bears अदर, अदर लिखा हुआ है ना वो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, नोट करते चलना बेटा। ऑनलाइन में हो इसका मतलब ये नहीं कि खाली बिना पेन कॉपी के बैठे हो, नोट नहीं कर रहे हो ना, नोट करते चलना, ओके। और इसमें थर्ड होगा it contains it contains a number of enzymes, okay, a number of enzymes, नोट करते चलो बेटा, ओके। इसमें फोर्थ है फोल्डिंग, बताई थी, याद है? फोल्डिंग्स आर एब्सेंट, इसमें आउटर में, फोर्थ। इनर में क्या बोल रहे हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल
membrane develops a large number of enfoldings called, क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टी। याद आया, क्रिस्टी के बारे में पढ़ाई थी मैं, बहुत अच्छे से बताई थी डायग्राम में आप लोगों को, ठीक है। फिर तो ऑप्शन देख लेते हैं, आर दिया हुआ है, पांच पांच अपन छह छह अपन लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको बोलते हैं अपन ईटीएस, इज एब्सेंट, ओके। फिर में इसमें आएगा ईटीएस प्रेजेंट, किसमें, इनर में, आउटर में नहीं, इनर में, ठीक है। इन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, 6 8 is referred to most biochemicals, okay, most biochemicals। एंड 6 है आपका, इसमें आउटर का है वो, इधर इनर का, ठीक है। इट इज selectively नोट कर रहे हो ना आप लोग, हो गया इधर। अपन को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डिफरेंस देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दे आर कलरलेस सेल ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कलरलेस सेल ऑर्गन होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ऑर्गनल्स, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन ऑर्गनल होता है, ठीक है। ये सब के बारे में अपन देखे थे ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गया कि नहीं हुआ। ये जो डिफरेंस बता रही हूँ बेटा, इसको आप लोग ना लिखते चलो। और मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस के नाम कुछ लिख लेती हूँ, ये आप लोगों ना याद करके आना, पढ़ना। ये आप लोग का HW है, ठीक है, होमवर्क है। फर्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड है आपका, ये लिखना जरूरी बेटा, नोट करते चलो, पढ़ना जरूरी है ये सब। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन। ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरी नोट्स बनाते चलो इनके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म पता है, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अगला है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये सब के डिफरेंस आपको नोट्स में लिखने हैं और याद भी रखना है, ठीक है। और एक और है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। ये भी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। सही। अगला है, और क्या है, 6 में हाँ, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को तो अच्छे से कर लेना, ये आता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना है। एक और था, कब लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन पिंगरी, इसके बारे में बहुत अच्छे से जितना दिया है सबके बारे में पढ़ा चुके हैं बेटा। इसमें बस अगर अपन नहीं देखें तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं देखे थे, वो आप लोग एक बार पढ़ना, समझ आएगा तो बताना, नहीं समझ आएगा तो बताना, ठीक है। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट से आएगा तो कैंसिल आके देखना पड़ेगा। बाकी ये सारे आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये भी, ठीक है। बहुत सारे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स इसमें भी आते हैं, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये ये सारा चीज आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और ये सारा चीज आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये सब मैंने आज, ठीक है बेटा। ठीक, चलो ठीक है। ओके, आज की क्लास ऑफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर को।